कर्व फ्लैटर क्यों दिखता है? प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ इंडिविजुअल एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन मार्केट डिमांड, इसमें कौन ज्यादा जोर से चेंज होगा? इफ प्राइस चेंजेस, कौन जोर से बदलेगा बताओ? इज हायर, ये हायर होगा एज कंपेयर टू इंडिविजुअल। तो क्योंकि प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ मार्केट डिमांड हायर है, इस वजह से हमें जो कर्व दिखता है, हमें जो कर्व दिखता है, देयरफॉर कर्व इज फ्लैटर। लेकिन सर ये कुछ राइम जमी नहीं, कर्व कैसे हो गया यहाँ पे? क्योंकि ये प्रोपोर्शनेट चेंज का मतलब होता है स्लोप, और जब हम कर्व्स की बात करेंगे तो हम कहते हैं स्लोप, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मुझे बताओ, 1/1 बड़ा है कि 1/2? इन दोनों में से बड़ा कौन है? 1/1। मतलब ये इसका रेट ऑफ फॉल स्लो है एज कंपेयर टू दिस, इसका रेट ऑफ फॉल स्लो है। और अगर किसी चीज का रेट ऑफ फॉल स्लो होगा तो उसकी ट्रेजेक्ट्री फ्लैटर होगी कि इंक्लाइंड हो जाएगी? अगर किसी का रेट ऑफ फॉल स्लो होगा, हाँ, तो वो फ्लैटर हो जाएगी। तो क्योंकि मार्केट का रेट ऑफ फॉल स्लो दिखता है, क्योंकि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, वाई क्या थी हमारी प्राइस, और ये क्या थी क्यू, एक्स पे क्या रख रखा था क्वांटिटी डिमांडेड। तो क्वांटिटी डिमांडेड 1/2 हो रही है उधर, किसमें? मार्केट डिमांड के केस में, मार्केट डिमांड के केस में ये मार्केट डिमांड, और ये इंडिविजुअल डिमांड। तो मार्केट डिमांड के केस में ये ट्रेजेक्ट्री स्लो हो रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि कर्व क्या मिलेगा? फ्लैटर। पर ये कंसेप्चुअली क्या बात है? कंसेप्चुअली बात ये है कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ मार्केट इज हायर इन कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड बाय इंडिविजुअल। और इसके पीछे जाके लॉजिक समझना है, इससे भी पीछे जाके तो मैंने वो जो कॉमन सेंस सिखाया है तुम्हें, कि जब बाजार में पेट्रोल की कीमत 1 रुपए से कम होगी तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति पे जो असर पड़ेगा और पूरे मार्केट पे जो असर पड़ेगा, उसमें ज्यादा असर किस पे पड़ेगा? मार्केट पे। मार्केट में क्वांटिटी डिमांड बहुत जोर से हिलेगी। बस इस चीज को समझाने के लिए ये सारी कहानी थी। तो ये शेड्यूल से समझा जा सकता है, बात स्लोप पे आके टिकती है। स्लोप ये समझा सकता है कि ये ट्रेजेक्टरी फ्लैटर क्यों। बोलो भाई बोलो। वो बीच में इंटरप्शन आ गया, नहीं तो ये कब का खत्म हो जाता। तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत लंबी चौड़ी बात हो गई, नहीं, छोटी सी ही बात है। तो ये ऊपर की 2 लाइन तुम्हारे लिए मार्क्स से अंडरलाइन करो इसको। ये प्रोपोर्शनेट चेंज इन मार्केट डिमांड इज मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इंडिविजुअल डिमांड, ये लाइन लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे। नीचे क्या समझाया उन्होंने? स्लोप ऑफ अ कर्व इज डिफाइंड एज द चेंज इन द वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय द चेंज इन वेरिएबल ऑफ एक्स एक्सिस। ये तो मैंने कितनी देर से सिखा रखा है तुम्हें, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, उसको डिफाइन कर रखा है इसने कि इसको स्लोप बोलते हैं। सो स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व इक्वल टू चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो हमारे केस में ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। फिर आगे लिखता है, ड्यू टू इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, सो द स्लोप इज नेगेटिव। हमारा स्लोप कैसा है? नेगेटिव। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व मेजर्स द फ्लैटनेस और स्टीपनेस ऑफ द डिमांड कर्व। स्लोप से ही फ्लैटनेस और स्टीपनेस पता चलती है। सो लेट्स कैलकुलेट द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ द गिवन डायग्राम। और फिर उसने डिमांड कर्व का स्लोप कैलकुलेट करके बताया है, वो -2 जिसको कैलकुलेट करके दिखा रहा है। ये अगर क्वेश्चन बड़ा आ जाए 3 या 4 नंबर के लिए, तो तुम ऐसा डायग्राम बना सकते हो, और तुम अपने शेड्यूल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और ये जो डायग्राम मैंने बनाया, ये स्टीप वाला और ये फ्लैट वाला, ऐसा ये शेड्यूल बनाओ दोनों, और यहाँ पे स्टीप दिखा दो, इसको फ्लैट दिखा दो। 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अगर 1 या 2 नंबर के लिए आता है कि क्यों फ्लैट होता है, तो मैंने बता दिया तुम्हें, केवल एक वो लाइन लिखनी है तुम्हें और मार्क्स मिल जाएंगे। कम ऑन टेल मी, क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? ये टॉपिक पूरा हो गया? किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है?
सृजन, आर्यन, ये क्वेश्चन आएगा तो ये होना चाहिए यहाँ सॉल्व। लक्ष्य, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो कितना कब लिखना है वो भी मैंने तुम्हें समझा दिया। आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। चलो रीड करना शुरू करो, तुम्हारे साथ पढ़ता हूँ मैं ताकि थोड़ा इन्वॉल्वमेंट बने। आर्यन पढ़। तेरी आवाज़ कट रही है एक्चुअली, तेरा नेटवर्क थोड़ा हिल रहा है। लक्ष्य तू पढ़। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? आगे पढ़। इसकी आवाज़ इंटरप्ट हो रही है। लक्ष्य तू पढ़। बस रुक जा। ये अदर फैक्टर कांस्टेंट, ये कौन से फैक्टर्स की बात हो रही है? वो जो सारे बाकी के फैक्टर थे जिनको हम अदर अदर बोल रहे थे, इसलिए मैंने पहले दिन ही बोला था कि इनको ऐसे ही कैटेगराइज करना। जितने फैक्टर हमारे क्वांटिटी डिमांड को इफेक्ट करने वाले हैं उनको दो कैटेगरी में कर दो, एक प्राइस और एक अदर। तो अभी ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये किस पे बेस्ड है? केवल एक फैक्टर पे, उसका नाम क्या है? प्राइस। और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है? इनवर्स। बस यही है लॉ ऑफ डिमांड। अरे बहुत कठिन है क्या? तो बताओ, ये तो तुम्हें समझ में आ गया ऑलरेडी। हम्म, बोलो। सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, लॉ ऑफ डिमांड में किसी को कुछ पूछना है कि प्राइस और उस क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है और बाकी सबको कांस्टेंट रखो। ये एक वर्ड देखो जरा क्या लिखा हुआ है, सेटेरिस पेरिबस। देखा? हो सकता है इसको लेके क्वेश्चन पूछ दे। इसका मतलब यही होता है, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। सेटेरिस पेरिबस, ये लैटिन वर्ड है, इंग्लिश लैटिन से बनी। तो जैसे अपने यहाँ पे कुछ कहावतें हैं और वो नहीं होते, संस्कृत में होते हैं और वो हम फॉलो करते हैं, वैसे ही इंग्लिश में कई बार इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। लॉ में तो बहुत बहुत सारे लॉज में इनको यूज किया जाता है। तो सेटरिस पेरिबस मतलब कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट। चलो बोलो जी, किसी को कोई डाउट? इसका एक और निकनेम फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज, ये आ जाए तो कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। इसके पहले हमने कोई लॉ पढ़ा है क्या? नहीं सर, हमने कोई लॉ नहीं पढ़ा। इकोनॉमिक्स का और कोई लॉ पढ़ा है क्या इसके पहले? याद नहीं आ रहा है। लॉ ऑफ डिमिन हाँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाला। और उसमें भी अजम्पशन पढ़ने पड़े थे। अगर हमें लॉ पढ़ना है तो हमें अजम्पशन पढ़ने पड़ते हैं, चाहे साइंस के लॉ हो चाहे इसके हो। न्यूटन्स लॉ के भी अजम्पशन है, इसके भी अजम्पशन है कि ये रिलेशनशिप लॉ ऑफ डिमांड तभी प्रिवेल करेगा जब ये अजम्पशन आप फॉलो करोगे। अजम्पशंस का मतलब क्या? ये अज्यूम माना जा रहा है क्या ये सारी चीजें प्रेजेंट है। जैसे ये किससे रिलेटेड अजम्पशन दिख रहे हैं, जरा पहला अजम्पशन पढ़ के देखो। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड डू नॉट चेंज। फिर बोलता है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। फिर तीसरा बोलता है इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन सेम। चौथा बोलता है देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस। और लास्ट बोलता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम। रट्टा लगाना है अजम्पशन का। बोलो। ये पांचों अजम्पशन देख देख के कुछ समझ में आया कि हमने बाकी पांच चीजों को हिलने नहीं दिया है, केवल एक ही चीज को हिला रहे हैं, वो है क्या है? प्राइस।
बोलो जी बोलो, किसको समझ में नहीं आई बात? ये पांचों अजम्पशन किसी को लग रहे हैं कि सर ये कैसे याद करेंगे हम, ऐसा कोई है क्या? तो मैं उनको बता दूं कि ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें पिछले टॉपिक में ही याद हो गए हैं। ये पांचों फैक्टर लिखे हुए हैं और कुछ भी नहीं है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस। यही सारे फैक्टर्स को लिख दिया है। सब कांस्टेंट रहना चाहिए, सब सेम रहना चाहिए, इनमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। यही अजम्पशन है लॉ ऑफ डिमांड का। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड लिख के मत आ जाना, केवल अजम्पशन लिखने पड़ेंगे। बोलो बोलो बोलो, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पूछेगा तो लिख पाओगे कि नहीं? हाँ, एक लाइन लिख देना, वो नंबर दे देंगे आधे। वो पांचों 1 2 3 4 5 लाइन लिख के लिखना ताकि पूरे नंबर दे। सब्स्टिट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, सबके लिए सेट्रस पेरिबस लगा दो बस। ये सबके लिए कह दो कि ये सब कांस्टेंट है, ये हिला नहीं है, ये सेम है। सिर्फ प्राइस हिल रही है और उसका असर क्वांटिटी डिमांडेड पे आ रहा है। ये है लॉ ऑफ डिमांड, बाकी कुछ भी नहीं हिल रहा है मार्केट में, तभी लॉ ऑफ डिमांड प्रिवेल करेगा। आगे चलते हैं। वाई अदर फैक्टर्स आर कीप कांस्टेंट। तो भाई अगर सारे फैक्टर्स को एक साथ एनालाइज करेंगे तो क्वांटिटी डिमांड पे आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर क्वांटिटी को मेजर ही नहीं करते। बाकी के फैक्टर तो केवल हाँ डिमांड बताते हैं, मतलब वो बिहेवियर बताते हैं कि भाई इनवर्स रिलेशन बनेगा या डायरेक्ट रिलेशन बनेगा। तो वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं? क्वालिटेटिव। और ये प्राइस कौन सी कैरेक्टरिस्टिक पे काम कर पाती है? हाँ, ये क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक पे काम कर पाती है ना। स्टेटिस्टिक्स के लेक्चर में डाले थे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को ढंग से समझा रखा है उसमें। तो यही रीजन है। अच्छा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड, ये भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है हमें पता है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। दूसरा फैक्ट क्या पता चला हमको लॉ ऑफ डिमांड में, कि ये क्वालिटेटिव है नॉट क्वांटिटेटिव। इट मेक्स अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट ओनली। अंडरलाइन करो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मेक्स क्वालिटेटिव स्टेटमेंट ओनली। लॉ ऑफ डिमांड ने क्लियर कर दिया कि मैं क्वांटिटेटिव बात नहीं कर पाऊंगा। सर आप तो बोल रहे थे यहाँ पे हमको पता चल जाएगा। हाँ, वो मैं जरा इसको क्लियर कर दूं। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि इनवर्स रिलेशनशिप है, पर क्या वो ये बोलता है कि प्राइस का चेंज अगर सपोज 1 रुपी का है तो डिमांड हमेशा 2 यूनिट से चेंज होगी? ऐसी कोई बात कर रहा है वो स्पेसिफिक कि डबल से डिमांड चेंज हो जाएगी या हाफ हो जाएगी डिमांड, या ऐसा कुछ बोल रहा है वो? क्या लॉ ये बोल रहा है? जल्दी बताओ, ऐसा कुछ लिखा है क्या कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि सर प्राइस बढ़ेगी तो कितने से डिमांड कम हो जाएगी या कितने से बढ़ जाएगी? वो हम शेड्यूल बना के समझा सकते हैं किसी को, बट लॉ ने ये चीज डिफाइन नहीं करी है कि मैं एग्जैक्ट बता देता हूं तुम्हें कि यार प्राइस 1 रुपए से बढ़ेगी तो 2 यूनिट लोग जो है कंज्यूम करना कम कर देंगे या 5 यूनिट यूनिट कंज्यूम करना कम कर देंगे। ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं बताया उसने क्वांटिटेटिव टर्म में, वो केवल एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट बता रहा है। पर हम प्रेजेंट कर सकते हैं उसको न्यूमेरिकली, जैसे कि हमने अभी ऊपर शेड्यूल बनाया, कर्व बनाया, स्लोप बताया। वो पोटेंशियल है हमारे पास, पर वो हमारे एग्जाम्पल है। लॉ ऑफ डिमांड ने ऐसा कोई रिलेशन नहीं दिया है। बोलो जी बोलो, क्या ये बात समझ में आ रही है? सबसे पूछ रहा हूँ। आर्यन, ये बात समझ में आ गई है पक्का? नहीं आई है तो देखो बता दो। लॉ ऑफ डिमांड अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा है कि मैं कितना चेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज पे वो बात नहीं कर रहा, वो केवल डायरेक्शन ऑफ चेंज पे बात कर रहा है। एक्सप्लेन करने के लिए हम नंबर्स देते हैं। लॉ ऑफ डिमांड ने कोई नंबर नहीं दिए। सेजल,
अंडरलाइन कर लिया सबने इसको, इस पर स्टार लगा लो, ये स्टेटमेंट बहुत काम आएगा तुम्हारे। लॉ ऑफ डिमांड केवल डायरेक्शनल बात करता है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट देता है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नहीं देता। आगे चलो। नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, अरे यार ये ऊपर वाले पॉइंट का एक्सटेंशन है। मतलब वो ये कह रहा है कि हम ऐसा कोई प्रोपोर्शन नहीं बना सकते कि प्राइस को, इफ प्राइस चेंज बाय 1% देन क्वांटिटी डिमांडेड चेंज बाय X%। मतलब ऐसा कोई रिलेशन में नहीं दे सकता। तो ये तो ऊपर वाले पॉइंट का एक्सटेंशन हो गया ना, क्योंकि क्वालिटेटिव बात करता है केवल लॉ ऑफ डिमांड, क्वांटिटेटिव बात नहीं करता। तो वी कैन नॉट से कि प्राइस का 1% चेंज क्वांटिटी डिमांड में कितना परसेंट चेंज लाएगा, इसको क्लेम नहीं करता। कौन? लॉ ऑफ डिमांड इसे क्लेम नहीं करता। किसको ये बात समझ में नहीं आई? हम ये रिलेशनशिप से लॉ, मतलब लॉ ऑफ डिमांड की हेल्प से ये रिलेशनशिप नहीं सॉल्व कर सकते। हेलो हेलो हेलो, जल्दी जल्दी बोलो। हम ज्यादा से ज्यादा क्या बोल सकते हैं पता है? इफ प्राइस इंक्रीज, ये चेंज की जगह में थोड़ा स्पेसिफिक वर्ड यूज कर दूं, इंक्रीज बाय 1%, तो हम ये बोल सकते हैं क्वांटिटी डिमांड विल फॉल या डिक्रीज। ये इंक्रीज होगा तो ये फॉल करेगा। लॉ ऑफ डिमांड इतना तो बताता है, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं बता सकता कि ये 1% से चेंज होगी तो ये कितने परसेंट से चेंज होगा। बोलो जी बोलो। आपकी और क्लैरिटी हुई कि नहीं? प्रचिति और रिद्धिम, तुम दोनों से स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ, ये बात समझ में आ रही है कुछ? तो प्रचिति अभी भी नहीं बोल रही है। आखिरी पॉइंट है ना, इसका कोर पॉइंट है। ये लॉ वन साइडेड है। लॉ ऑफ डिमांड इज वन साइडेड। इसका क्या मतलब है? प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा, और इनवर्स रिलेशन है। बट इसके वाइस वर्सा को लॉ ऑफ डिमांड क्लेम नहीं करता। देखें, ये है एक आईक्यू क्वेश्चन, कितने लोग इसको क्रैक कर पाते हैं, मैंने क्या लिखा है और उसका क्या मतलब है, जल्दी से बताओ। आंसर ऊपर लिखा है ये मैंने इसका, पर इसको समझो और मुझे बताओ कि इसको क्या समझ में आ रहा है। आर्यन, सेजल, चालू हो जाओ जल्दी जल्दी। लक्ष्य बताओ तो। ये बात याद रहेगी तेरे को? अभी ऊपर आगे पीछे जा, एक पेज पीछे जा, उधर उसने सिर्फ इनवर्स रिलेशन लिख के छोड़ दिया है। ये बात मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगी किसी तरीके से, ताकि ये तुम्हें ध्यान रहे। हाँ, आर्यन और सेजल, बोला तो इसने ठीक है, वैसे ही मैंने लिखा है, सब कुछ लिख रखा है मैंने। वन साइडेड कौन सा वाला है और इसका वाइस वर्सा नहीं चलेगा, इसे जस्टिफाई कर सकते हो? सेजल और आर्यन, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आवाज नहीं आ रही क्या? अगर कोई चीज समझ आ जाती है तो फिर जस्टिफाई तो हो ही जाती है ना। ये कैसी समझ है?
मैंने कहा था आईक्यू क्वेश्चन है वो। हाँ, तेरे को देना है ना पेपर क्लैट का, जल्दी से सॉल्व कर इसको। तेजल, जस्टिफाई कर इस बात को। इस स्टेट, अरे तो ट्राई कर, उसमें क्या है। मैं क्या बोल रहा हूँ तो सही बताना, इनको डांट रहा हूँ क्या मैं नहीं कर पा रहे तो। चलो, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान से समझना। दो स्टेटमेंट बोलूंगा मैं। बाजार में एप्पल की प्राइस 5 रुपए से कम हो गई। बाजार में एप्पल की प्राइस 5 रुपए से कम हो गई। क्या मेरा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, हाँ या ना? मतलब यही स्टेटमेंट बोला है मैंने, प्राइस में चेंज आने से मेरे क्यूडी में चेंज आया। एग्री? अब इसी सेम एग्जांपल को मैं रिवर्स करता हूं। मुझे आज 10 एप्पल ज्यादा खरीदने हैं और मैं बाजार गया हूं, तो क्या बाजार में प्राइस गिर जाएगी? मतलब मैं अपनी क्वांटिटी डिमांड में चेंज कर रहा हूं, मुझे 10 एप्पल ज्यादा खरीदने हैं आज और मैं बाजार गया हूं, तो क्या प्राइस गिर जाएगी? क्या कहते हो? लॉजिकली बताओ। तुम समझ पा रहे हो? तो कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति की क्वांटिटी डिमांड किसी दिन कम होगी, किसी दिन ज्यादा होगी, इसके इससे बाजार के भाव पे असर नहीं पड़ता। लेकिन जब बाजार में प्राइस इफेक्ट होती है, फ्लक्चुएट होती है, तब उस पर्सन की क्वांटिटी डिमांड पे जरूर इफेक्ट पड़ता है। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि मैं केवल वन साइडेड बात करूंगा, जब प्राइस बदलेगी तो लोगों की क्वांटिटी डिमांड बदलेगी, लोगों की क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा, तो ऐसा कोई लॉ नहीं है। मतलब ये कोई श्योरिटी नहीं है कि बाजार में कोई प्राइस चेंज हो जाएगी उस वजह से। किस किस को मेरी बात समझ में आई? बताओ बताओ। लक्ष्य, मेरी बात समझ में आई क्या? जस्टिफाई हो गई वो अब कि नहीं हुई? अच्छा, तो देने वाला था। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद फिर मौका देता हूँ। हाँ, बाकी लोग, सेजल, हो गया ना अब तो क्लियर? ये वन साइडेड वाली बात भूलना मत कभी, लॉ ऑफ डिमांड की। ये बहुत आगे तक जाने वाली है, बहुत दूर तक, माइक्रो में, बहुत सारे चैप्टर्स में। ठीक है, इसलिए इसको गड़बड़ाना मत। केवल इनवर्स रिलेशन याद रह जाता है बच्चों को, मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ आज। केवल इनवर्स रिलेशन याद रह जाता है और फिर वो है ना, क्वांटिटी डिमांड में चेंज का इम्पैक्ट प्राइस में डालने लगते हैं और सब गड़बड़ होने लगता है आगे, है ना। और मेरी कोशिश ये होती है कि सही तरीके से सीख लो तो आगे उतना कम याद करना पड़ता है। सेजल, तेरी आवाज नहीं आ रही, क्या ये क्लियर हो गया है? आर्यन, प्रचिति, प्रचिति, रिद्धम, ये वन साइडेड वाली बात दिमाग में रहेगी कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर 3 स्टार लगाओ। लॉ ऑफ डिमांड में क्वेश्चन यहाँ से आएगा, वहां से नहीं आएगा। लॉ ऑफ डिमांड तो सबको आता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, पर क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। इनवर्स रिलेशनशिप के साथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वाले पॉइंट पे क्वेश्चन बनेगा। दूसरा, प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप पे, वो एक्सप्लेन नहीं करता है लॉ ऑफ डिमांड। और तीसरा, वन साइडेड वाली बात। ठीक है, आगे चलते हैं। Derivation of law of demand. According to the law of demand, demand for commodity rises with fall in price. ठीक बात है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी राइजेस विथ फॉल इन प्राइस। अगर प्राइस गिरेगी तो डिमांड बढ़ेगी, एंड वाइस वर्सा, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। दिस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी given by the law of demand can be derived by marginal utility and law of marginal utility। दो तरीके हैं इसको क्या करने के, क्या करने के, लॉ ऑफ डिमांड को डिराइव करने के। लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, और दूसरा लॉ ऑफ इक्वी
मार्जिनल यूटिलिटी। ये किसी ने मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में सुना है क्या? क्या होती है? अरे सुना है किसी ने? ये नाम सुने हैं कहीं? इसको पढ़ाया था, इसका टेस्ट लिया था, मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था कि देखो ये ठीक से समझ लो। ये फिर आया, देखो फिर अगले चैप्टर में। बाकी लोगों के मुंह से कोई आवाज नहीं आ रही है। यूटिलिटी टर्म सिखाया पूरा अच्छे से, सेटिस्फेक्शन। और मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जितनी एडिशनल यूटिलिटी हमें डिराइव होती है वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। सारी मार्जिनल यूटिलिटी का सम टोटल यूटिलिटी होता है। उसका तो ग्राफ भी बनाया था, चार्ट भी बनाया था। और ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वो पी प्राइस से रिलेट करके सिखाई दी है। एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। कुछ याद आ रहा है हल्का फुल्का कि नहीं? और ये लाइन भी याद आ रही होगी अब, व्हेन एम यू इज मोर देन प्राइस, मतलब मुझे एक यूनिट कंज्यूम करने पे उसके लिए जो कीमत चुका रहा हूं मैं, जब तक मुझे यूटिलिटी हायर लगेगी तब तक मेरा इक्विलिब्रियम नहीं आया। मैं फर्दर और फर्दर उसको खरीदूंगा, कंज्यूम करूंगा। तो यहाँ पे डिमांड में भी वही कहानी होती है ना। अब मैं एप्पल लेने गया हूँ और मुझे उसने बोला एक एप्पल 5 रुपए का मिलेगा। मुझे तो उससे 10 रुपए की वैल्यू डिराइव होती है, तो मैं 5 रुपए का एक एप्पल लेने की बजाय 2 एप्पल लेके आ जाऊंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब तक मुझे ऐसा लगेगा कि यार ये सस्ता मिल रहा है, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज्यादा है, वी विल कंज्यूम मोर एंड मोर। इफ द प्राइस ऑफ द, हाँ, पॉइंट ऑफ सैटिटी तक। ये कुछ याद आ गई कहानी? इसीलिए बोलता हूँ मैं, जब जोर लगा लगा के पढ़ाता हूँ ना कि अभी इसको समझो, ये बहुत काम आएगा, ये बहुत काम आएगा। काम क्या आएगा? ये अगला चैप्टर छोटा कर रहा है वो। जिसके दिमाग में वो कंसेप्ट है उसको ये सब आसान लगेगा। अब नहीं है तो अब जाके फिर पढ़ो। ऐसे ही आज बोल रहा हूँ, लॉ ऑफ डिमांड की ये 4 बातें बहुत कमाल की हैं। बहुत कमाल की मतलब बहुत कमाल की। आगे आने वाले कई सारे लॉ इन 4 पिलर पे खड़े मिलेंगे तुम्हें। कोई थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, थोड़ा उधर। और रिलेशनल नॉलेज अटेन कर पाओगे तुम। ये वन साइडेड वाली बात, ये प्रोपोर्शनल रिलेशन वाली बात, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वाली बात, बहुत सारे लोग आगे के लिए। तो इसको इसलिए ढंग से पढ़ो और समझो। मैं जो ये एग्जाम्पल ले लेके समझाता हूँ तुमको ये सब। चलो, हाँ याद है तुम्हें मार्जिनल यूटिलिटी और इक्वी मार्जिनल में सिंगल कमोडिटी को मार्जिनल यूटिलिटी से समझाया था, और दो कमोडिटी पी एक्स और पी वाई, मतलब दो एक्स और वाई, उसके लिए हमने इक्वी मार्जिनल वाला कंसेप्ट यूज किया था। ऐसा याद आया? अकॉर्डिंग टू द सिंगल कमोडिटी इक्विलिब्रियम कंडीशन, सिंगल कमोडिटी का इक्विलिब्रियम उसकी प्राइस से ही आ सकता है, और कुछ तो है नहीं। तो व्हेन द एमयू इज इक्वल टू प्राइस, व्हेन द एमयू इज इक्वल टू प्राइस, वो क्या हो जाती है? इक्विलिब्रियम कंडीशन। अंडरलाइन कर लो, वही लिखी हुई है नीचे। अकॉर्डिंग टू सिंगल कमोडिटी इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर अंडरलाइन करो और नीचे अंडरलाइन कर लो एमयू इज इक्वल टू प्राइस। केवल ये 2 वर्ड देखोगे तो याद आ जाएगा। ऐसे लिखा था उधर भी। स्क्रीन गई क्या कि चल रही है? एमयू इक्वल टू पी एक्स, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन थी सिंगल कमोडिटी की। आगे चलते हैं। व्हेन एमयू इज मोर देन प्राइस, इफ एमयू इज मोर देन एक्स, एमयू एक्स इज मोर देन पी एक्स, तो क्या होगा? कंज्यूमर बंद कर देगा। तेरे को यूटिलिटी अभी ज्यादा मिल रही है प्राइस से, तो तू और ज्यादा कंज्यूम करेगा, बंद नहीं करेगा। यहाँ पे ना डिमांड के केस में कंज्यूम की जगह लिख देते हैं अपन बाय। तो डिमांड मतलब खरीद के लेके आना ना। विल बाय मोर इफ प्राइस फॉल्स। देखो कंसेप्ट पिछले चैप्टर का है,
बस हमने इस चैप्टर के हिसाब से उसको टेलर मेड कर दिया। ये कंडीशन अगर तुम्हें मिल गई कि तुम्हें मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज्यादा मिल रही है और अभी प्राइस गिरी अगर मार्केट में, अगर प्राइस गिरती है तो तुम और ज्यादा खरीदोगे। खरीदोगे हाँ या ना? कब तक? कब तक खरीदोगे? चलो एक कंसेप्ट और रिवाइज कराता हूं, छोटा सा। पता है एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम अ गिवन कमोडिटी गोज ऑन, इसको बोलते थे लॉ ऑफ। वो आगे काम करेगा ना, जैसे जैसे तुम और खरीदोगे तो फिर डीएमयू आएगा ना अपना रोल प्ले करने, सेटिस्फाई होने लगोगे। तो डीएमयू जैसे जैसे हम और यूनिट कंज्यूम करेंगे वैसे वैसे यूटिलिटी अपने आप क्या होने लगेगी, ये गिरने लगेगी। तो कहीं ना कहीं ये आके कहाँ खड़ी हो जाएगी, एक दिन ये यहां आके खड़ी हो जाएगी। सॉरी, बोलो, एग्री करते हो हाँ या ना? ये बात समझ में आई कि नहीं आई तुम्हें? कि हम एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट गोज ऑन। वो एडिशनल यूनिट वर्ड बोलना जरूरी है, अगली यूनिट से जो यूटिलिटी डिराइव हो रही है वो डिक्रीज हो रही है, ओवरऑल टोटल में तो इंक्रीज ही हो रहा है। एडिशनल द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम सच एडिशनल यूनिट, द कंजम्पशन ऑफ सच एडिशनल यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग और गोज ऑन डिक्रीजिंग। इसलिए आगे भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा जब एम एक्स और पी एक्स के बीच में इक्वालिटी का रिलेशन आ जाए। तो डीएमयू के बिना हम इसको समझा ही नहीं सकते कि ये पोजीशन से इस पोजीशन पे तुम आए कैसे। अरे भैंस के आगे बीन बजा रहा हूं मैं। हाँ बोलो हाँ, नहीं आता तो भी बोलो। बाकी तो वो भी नहीं बोल रहे, अभी भी नहीं बोल रहे। ओ प्राणियों, दो बोले, बाकी तीन को क्या करूं? बोलते जाओ बोलते जाओ। रिद्धिम जी, हाँ हाँ बोल दे, तो टेंशन मत ले, पिछला चैप्टर पढ़ लेना बैठ के। हाँ बोलेगा तभी आगे बढ़ूंगा। हाँ यस, आया तेरे को कुछ सच में समझ में कि ऐसे ही बोल दिया मेरे बोलने के कारण? आगे, धन्यवाद। आगे चलते हैं। वही शेड्यूल घिसा पिटा डिमांड का, प्राइस को 5 4 3 2 1 कर दिया, क्वांटिटी डिमांड को 1 2 3 4 5 कर दिया। टेबल क्या दिखा रही है? क्लियरली शोज दैट मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर डिमांडेड व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स। वाई अदर फैक्टर आर केप्ट, सॉरी ये तो शेड्यूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने पेज पलटा ही नहीं किया। हाँ, बोलो कि कुछ रिलेवेंट क्यों नहीं आ रहा। व्हेन एमयू इज लेस देन प्राइस, चलो दूसरी कहानी की बात कर लो जरा। एमयू एक्स इज लेस देन पी एक्स, इस कहानी को आगे कैसे बढ़ाएं? तुम्हें लग रहा है कमोडिटी महंगी है, प्राइस पे बात करना है जब भी लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाना। इफ द प्राइस ऑफ द गुड्स राइजेस, अगर ये महंगी हो जाए आज के आज बैठे बैठे, तो ये सिचुएशन खड़ी हो जाएगी कि नहीं? इस पोजीशन पे तो तुम आ गए, एग्जाम्पल के लिए। अगर प्राइस इंक्रीज हो गई तो तुम्हें लगेगा यार ये महंगी हो गई है, मतलब मुझे इससे इतनी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मिल रही जितनी इसकी प्राइस है। ऐसे केस में अब तुम बैठे रहोगे पता है किस दिन तक के लिए? जब तक प्राइस फॉल ना हो या फिर उस कमोडिटी की तुम्हें नीड ना हो। अरे यस और नो? तो ये रिलेशनशिप दिखाता है कंज्यूमर विल डिक्रीज
इट्स QD if price increases। अरे हाँ या ना, कि अगर प्राइस इंक्रीज हो गई तो हम क्वांटिटी डिमांड को डिक्रीज कर लेंगे। डिक्रीज कर लेंगे मतलब हम क्वांटिटी डिमांड को कम कर लेंगे, जब तक कि प्राइस हमारी रेंज में नहीं आ जाए। यहां क्या करेगा वो? यहाँ कुछ भी नहीं करेगा, ना अपनी डिमांड को बढ़ाएगा ना अपनी डिमांड को कम करेगा। ये तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है ना, पॉइंट ऑफ सैटिटी है। तो इस पॉइंट पे वो अपनी डिमांड को बढ़ाता जाएगा, ही विल बाय मोर, और यहाँ पे ही विल बाय लेस, मतलब अपनी क्वांटिटी डिमांड को कम करेगा। तो इन दो पॉइंट पे समझाना है एग्जाम में, और यही दो लैंग्वेज लिखनी है, ये जो मैंने लिखी है यहाँ पे। अरे किसको समझ में नहीं आया? एक बहुत सड़ी सी बात और है, अगर दो कमोडिटी होती है तो वो, इसका मतलब है कंज्यूमर कंपेयर करेगा। तेजल तेरी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है मुझे, बहुत देर हो गई है। वाई? तेजल, अगर, अच्छा ठीक है, तो बस मैं यही पूछ रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, अभी कोई, वो मैं इसके बाद डाल दूंगा। तो तू ये अभी कंटिन्यू कर, वो इसके बाद डालूंगा मैं। हाँ, सो ये सिचुएशन इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वाली थी, जिसमें दो कमोडिटी थी एक्स और वाई। वहां पे हमेशा कंपैरिजन होगा। इस सिचुएशन को जरा समझा के बताना जरा, ये क्या समझ पा रहे हो तुम इससे? एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई, क्या लगता है तुमको? बताना जरा। ठीक है, ठीक है, ये ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है। अब होता क्या है, कंज्यूमर के पास होती है लिमिटेड इनकम, और अगर दो कमोडिटी में उसको चुनना हो, दो कमोडिटी है मतलब डेफिनेटली उसको चुनाव करना पड़ेगा कि वो अपना एक्सपेंडिचर किस पे ज्यादा करेगा। तो जिससे उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा वो कंज्यूमर ज्यादा बाय करेगा। अरे तुम्हें मेरी बात समझ में आई क्या? इसकी कहानी ऐसी है। फिर क्या होगा, इसको ज्यादा बाय करेगा और बाय करता रहेगा तो क्या लग जाएगा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक ही चीज को तुम कंज्यूम करे जा रहे हो, तो धीरे धीरे क्या सिचुएशन हो जाएगी, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स डिक्रीज हो के किसी दिन तो किसके बराबर आ जाएगा, एम यू वाई अपॉन पी वाई। तो इस तरह से फ्लो समझाया जाता है कि अगर ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती थी तो कंज्यूमर एक्स को ज्यादा खरीदेगा, एक्स को ज्यादा खरीदेगा और कंज्यूम करेगा तो डीएमयू लगेगा, और डीएमयू अगली सिचुएशन क्या ला देगा कि एक्स धीरे धीरे यूटिलिटी कम होती जाएगी, उससे डिराइव होने वाली एडिशनल यूटिलिटी कम होती जाएगी और वो एम यू वाई के बराबर हो जाएगी, तब तक वो इसको बाय करता रहेगा। किसको समझ में नहीं आई ये बात? बोलो बोलो बोलो। आर्यन, लक्ष्य, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? ठीक है, ये ना इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का जो स्टेटमेंट है वो पिछले चैप्टर में भी वैसे ही था, इस चैप्टर में भी वैसे ही है, तो एक बार के लिए तो याद करना ही पड़ेगा। कैसे लिखते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को? वही, या कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन ही स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम इन सच अ वे दैट द रेशो ऑफ द मार्जिनल, ये इसको समझा देते हैं, इट इज अ रेशो ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स विद रिस्पेक्ट टू इट प्राइस, ऐसे लिखा हुआ है, आर इक्वल, इक्वल, दोनों कमोडिटी के लिए जो रेशोज हैं वो क्या हो जाए,
इक्वल, ये पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ सैटिटी, या फिर ये कह सकते हो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये स्टेटमेंट याद करने में कोई दिक्कत है तो बताओ, बताओ बताओ। हम्म? आर्यन, ये स्टेटमेंट याद करने में कोई दिक्कत है? इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वाला। अब मैं ये जो इतनी देर से तुम्हें सब सिखा रहा हूँ, इसके अंदर मैंने कौन कौन सी बातें की है तुमसे, वो अगला टॉपिक है, रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के रीजन में एक तो मैं बार बार ये डीएमयू का नाम ले रहा हूँ, ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ? बिना डीएमयू के हम ये सब समझा ही नहीं सकते। अरे हाँ कि ना, डीएमयू याद है? पढ़ के देखो। Law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility states that as we consume more and more unit of a commodity, the utility derived from each successive unit, मतलब additional unit, goes on decreasing. Same लिखा. So the demand of commodity depend on its utility. Underline करो इस लाइन को कि डिमांड यूटिलिटी पे डिपेंड करती है, और जब तक कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलता रहेगा वो अपनी डिमांड को बढ़ाता रहेगा। जिस दिन उसे सेटिस्फेक्शन मिलना बंद हो जाएगा अपनी डिमांड को रोक देगा। कोई डाउट है इसमें तो बताओ जल्दी। दूसरा जो है वो है, हाँ दूसरा जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? एक कमोडिटी के बदले में दूसरी कमोडिटी का सस्ता लगना या महंगा लगना। जैसे मैंने अभी ये तुम्हें बताया ना, एक्स और वाई, इन दोनों को जब कंपेयर करके हमने पढ़ा, इसको हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं। आप अपने खर्चे एक्स पे करोगे या वाई पे करोगे, वो डिपेंड करता है कि कौन सी कमोडिटी आपको ज्यादा बेनिफिट देती है। एग्जाम्पल पढ़ के देखो इसका, बच्चों जैसा एग्जाम्पल लिखा है। If the price of given commodity say Pepsi falls with no change in the price of substitute, है ना, दो तरह के कुछ होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट और एक दूसरा कौन सा, कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की बात कर रहा है, पेप्सी और कोक सब्स्टिट्यूट है। अब वो बोल रहा है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, पेप्सी की प्राइस अगर फॉल हो जाए और कोई चेंज ना हो कोक की प्राइस में, तो तुम्हें क्या लगता है पेप्सी सस्ती हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी कंपैरेटिवली पुरानी सिचुएशन के हिसाब से? तो पेप्सी को की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। कोई डाउट? किसी को डाउट है इस बात पे? इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट क्या बताता है? इनकम इफेक्ट ये बताता है कि कंज्यूमर की इनकम में अगर चेंज आए और प्राइस कुछ ना बदले, कमोडिटी की प्राइस नहीं बदल रही, जिस भाव पे कल मिल रही थी उसी भाव पे आज मिल रही है, जिस भाव पे एप्पल कल था उसी भाव पे आज है, पर इनकम बढ़ गई है कंज्यूमर की, और कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है और वो नॉर्मल गुड है, एप्पल नॉर्मल गुड है, तो क्या लगता है तुम्हें एप्पल की डिमांड बढ़ा लेगा वो, हाँ या ना? बस वही ऐसे ही एग्जाम्पल है, उन्होंने उसके लिए लिख दिया। ठीक है। एडिशनल कस्टमर्स, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, जब किसी कमोडिटी की प्राइस गिरती है तो उसे कुछ नए कंज्यूमर भी मिल सकते हैं। ऐसा हो सकता है, क्यों? पहले वो उनके बजट के बाहर थी, अब वो उसके बजट में। एग्जाम्पल के लिए फ्लाइट टिकट्स के बारे में सोचो कि लोग रेलवे से जाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर फ्लाइट टिकट में एकदम से गिरावट आ जाए तो क्या लगता है तुम्हें नए कंज्यूमर्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे एविएशन इंडस्ट्री को? क्योंकि वो सेम डे पहुंचने लगेंगे और हाँ फ्लाइट में बैठने का एक्सपीरियंस हो जाएगा जो लोग नहीं बैठे हैं उनको। तो जब किसी कमोडिटी की प्राइस गिरती है तो उसे नए कंज्यूमर भी मिलते हैं, इस वजह से भी डिमांड बढ़ती है। तो डिमांड बढ़ने के रीजन है ये सब। कितने रीजन अभी तक हमने पढ़े, चलो रिवाइज करो। पहला रीजन डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा रीजन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तीसरा रीजन इनकम इफेक्ट। और चौथा एडिशनल कस्टमर्स। लास्ट थिंग, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो मल्टीपर्पस होते हैं।
मल्टीपर्पज वर्ड का मतलब समझते हो? अरे बोलो। हाँ, बहुत सारे यूजेस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रिसिटी और मिल्क दोनों बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिए उन्होंने। मिल्क के बहुत सारे यूजेस हैं। एक हाउस होल्ड मिल्क को हो सकता है बहुत सारे तरीकों में यूज कर रहा हो, और इलेक्ट्रिसिटी को तो करता ही है। इलेक्ट्रिसिटी से समझते हैं और आसानी से समझ में आएगा। तो एक हाउस होल्ड है, वो एसी भी चला रहा है, टीवी भी चला रहा है, फैन भी चला रहा है, अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चार्ज कर रहा है, सब कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी से। अचानक से इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी हो जाती है पर यूनिट, क्या होगा बताओ? अपने यूजर्स को वो क्या कर देगा? एकदम लिमिटेड। अरे हाँ या ना? अरे कुछ बात समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही? इलेक्ट्रिसिटी को डिमांड करने को कम करने के लिए वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी के यूजर्स अब वो मैंडेटरी चीजों पे करेगा। अगर उसे लगता है सीजन ठीक है तो एसी कम चलाना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल उतना ही चार्ज करना है जितनी जरूरत है। तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? लॉ ऑफ डिमांड की वजह से। अगर प्राइस बढ़ेगी ऐसी मल्टीपर्पज चीजों की, तो उसकी डिमांड जो है उस पर असर आएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसका असर और एक नॉर्मल चीज के मतलब एक ऐसी चीज जिसके मल्टीपर्पज नहीं है उसके असर में कितना अंतर होगा? हेलो? मेरा? अच्छा हाँ, वही मुझे लगा कि कहीं तुम भी नहीं चले गए हो। स्क्रीन आए तो बताना। एक बेकार सी चीज है जिसको तुम मतलब ऐसा इंजॉयमेंट के लिए यूज करते हो। सपोज नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन वो महंगा हो गया, तो तुम्हारा बिहेवियर कैसा होगा? और इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी तो बिहेवियर कैसे होगा? इलेक्ट्रिसिटी अगर महंगी होगी तो तुम उसका यूसेज थोड़ा कम करोगे, थोड़ा कम करोगे, ऐसा नहीं, क्योंकि वो बहुत सारी नेसेसिटी की चीजों में इन्वॉल्व है। लेकिन नेटफ्लिक्स को तो तुम हो सकता है कि बंद ही कर दो। नेटफ्लिक्स को तो हो सकता है कि तुम बंद ही कर दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसी के ऊपर उसने अगला टॉपिक लिख रखा है, देखो क्या लिखता है। Some commodities like milk and electricity have several uses, some of which are more important than other uses. So when the price of the milk increases, its uses gets restricted. उसके यूज हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे पर बंद नहीं करेंगे। उसकी क्वांटिटी डिमांड को कम कर देंगे। पहले 10 लीटर दूध लाते थे, तो अब हम हो सकता है 8 लीटर लाएंगे या 7 लीटर लाएंगे। एंड द डिमांड फॉर लेस इंपॉर्टेंट यूजेस गेट्स रिड्यूस्ड। तो अगर दूध को हम आइसक्रीम बनाने में इस्तेमाल ले रहे थे या अपने टेस्ट के लिए इस्तेमाल ले रहे थे, उसको कम कर देंगे, नेसेसिटी पे फोकस करेंगे। ऐसे ही मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी का बताया। लेकिन अगर ये गुड्स मल्टीपर्पज नहीं होते तो इनकी डिमांड बहुत जोर से फॉल होती है। ये जोर से फॉल होना और धीरे फॉल होने को हम चैप्टर नंबर 4 में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसको बोलते हैं प्राइस सेंसिटिविटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि थोड़ा सा प्राइस में चेंज आया तो पता चला डिमांड पूरी खत्म हो गई। और कुछ कमोडिटीज ऐसी होंगी जिनके प्राइस में बड़े बड़े चेंज पे भी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ता, जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स। अरे कुछ समझ में आया क्या? ज्यादा हो गया है ना? चलो यही रुक जाता हूँ। हाँ हाँ, रुक जाता हूँ। पर है ना, अभी तक तो इसको तुम रिवाइज नहीं कर रहे थे। आज से इसका रिवीजन चालू कर लेना इस चैप्टर का। अगले 1-2 दिन में चैप्टर खत्म होने वाला है। और चैप्टर नंबर 4 एक्चुअली में बहुत ही छोटा है, पूरा इसी चैप्टर पे बेस्ड है। तो फटाफट रिवाइज करो। आज का लेक्चर जरूरी है, मैं अपलोड कर देता हूँ इसको दोबारा सुनने के लिए, क्योंकि इंटरप्शन भी हुआ बीच में और लंबा भी हो गया, तो टुकड़ों में भी सुन सकते हो। तो मैं इसको अपलोड करता हूँ, ठीक है? बाकी कल मिलते हैं। किसी को कुछ पर बात करनी हो तो रुक सकता है, या किसी का कोई डाउट है तो रुक सकता है। बाकी